Hello, good morning, and welcome all of you. Today, we are going to read your chapter from beginning of the time. This chapter is class 11th history, first chapter. In this chapter, today we will read about very interesting topic, that models of communication, language and art. Imagine that man first time when he started to interact with each other, and by which way, what was the mode to interact. That is very important. Among living things, among all living beings, it is human alone that have a language. That is the very important thing. With the help of language, only human being interact with each other. मानव ही है जो भाषा के आधार पे, अपनी बोली के आधार पे एक दूसरे से इंटरेक्ट होता है. धरती पे सभी जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो इसका इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है. भाषा के विकास पर कई प्रकार के मत है. There are several views on language development. जैसे, like first, according to historian, they were not believe in one views. They given the various view. बहुत सारी विचार थे जिसमें से तीन महत्वपूर्ण है. पहला उन्होंने कहा कि होमिनिड भाषा में हाव भाव या अपने हाथों को, अंगों को हिला के अपनी बातों को व्यक्त किया होगा. That hominid language evolved gesture or hand movement. He expressed himself with the help of their body organs. Second, that spoken language was preceded by vocal but non-verbal communication. उच्चारित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने में या मौखिक या अशाब्दिक संचार का वो इस्तेमाल करता रहा होगा. कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि वो खुद से हिमसेल्फ में खुद आनंद होता होगा. यूजेस देयर लैंग्वेज, यूजेस इट एंड ही बिकम हैप्पी. अपनी बातों को एक्सप्रेस करने में, खुश होने में करता होगा. और थर्ड, मनुष्य का जो आवाज थी उसका प्रारंभ तीसरे प्रकार के जो विचारधारा थी उसमें इतिहासकारों ने माना कि वो लोगों को बुलाता था. बुलाने की क्रिया के रूप में मानव में विकसित हुआ होगा. एज लाइक दिस व्यू, what we discuss here, the three views, it is given in your book. The third view, which is same line given, कि किस तरीके से उसने लोगों को अपनी तरफ इंटरेक्ट किया होगा. महत्वपूर्ण बात थी. उसके बाद मानव ने अपना विकास किया धीरे धीरे. प्रारंभिक अवस्था में बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग होता था. धीरे धीरे इनमें विकास हुआ होगा. धीरे धीरे वे कई सारे शब्दों, भाषाओं या सिंबल का प्रयोग किए होंगे एक दूसरे से इंटरेक्ट होने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए. निश्चित रूप से ये अपने में एक बड़ा बदलाव था, एक बड़ा परिवर्तन था. अगर तीसरे में बात करें तो कहते दैट ह्यूमन स्पीच प्रोबेबली बिगेन विथ कॉल्स लाइक द वन दैट हैव बीन ऑब्जर्व्ड among primates. Humans may have possessed a small number of speech sound in the initial stage, and gradually these may have developed into language. धीरे धीरे उनके छोटे छोटे साइन, छोटी छोटी भाषा एक नए शब्दों के रूप में कन्वर्ट हो गई होगी. When did spoken language emerge? It has been suggested
that the brain of Homo habilis had certain feature which would have made it possible for them to speak. As I already teach you in your previous classes, that Homo habilis, the tool maker animal who evolved the tool technique, who also evolved the first time with the help of their brain, the language and sign. होमो हेबिलिस ने भाषा का प्रयोग किया। सबसे पहले उच्चारित की जाने वाली भाषा उसी के दिमाग की उपज रही होगी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। इस प्रकार संभवतः भाषा का विकास आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ होगा। मस्तिष्क में हुए परिवर्तनों, स्वर तंत्र का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण था भाषा के विकास में, भाषा के सुचारू रूप से कंटिन्यू रहने में, और उसी के आधार पर मानव ने अपनी भाषा को आगे बढ़ाया होगा। स्वर का विकास कब हुआ होगा? कह रहे 2 लाख वर्ष पहले प्रॉपरली कुछ वर्ड्स आए होंगे, कुछ स्वर आए होंगे, और इसका संबंध खास तौर पर आधुनिक मानव से रहा है। एक तीसरा सुझाव भी है, तीसरी बात भी इतिहासकारों ने कही। उन्होंने कहा कि भाषा कला के साथ साथ लगभग 4 लाख से 35,000 साल पहले विकसित हुई। उच्चारित भाषा का विकास कला के साथ इसका घनिष्ठ संबंध है। इट मीन्स आर्ट और लैंग्वेज, दे आर कनेक्टेड विथ डीपली। दोनों का एक दूसरे से अटूट अनन्वय संबंध है, घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों ही संप्रेषण कम्युनिकेशन के अच्छे माध्यम है। दोनों के आधार पर इसकी व्याख्या, दोनों के आधार पे वो अपने एक दूसरे को जानने का प्रयास करता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट होने का प्रयास करता है, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का प्रयास करता है। इट पॉसिबल फॉर देम टू स्पीक, thus a language may have developed as early as 2 Maya. The evolution of the vocal tract was equally important. This occurred around 2 lakh years ago. It more specifically associated with the modern humans. A third suggestion is that language developed around the same time as art, that is around 40,000 to 35,000 years ago. The development of spoken language has been seen as closely connected with art, since both are media for communication. What I inform, what I teach, why I am telling you again and again कि दोनों ने एक दूसरे की मदद से इस बात को एक्सप्रेस किया होगा, बोला होगा भाषा के रूप में। उन्होंने अपने एक दूसरे को चीजों को, कला और लैंग्वेज दोनों का उपयोग किया गया होगा। These are all what we are saying here. That is not gossip. We have evidence. Archaeologists have evidence behalf of that. They are saying that with the help of language, with the help of art, he expressed himself properly. उन्होंने अन्वेषणों के आधार पे, केव पेंटिंग्स के आधार पे, साइन के आधार पे, सिंबल्स के आधार पे जो आदि मानवों ने बनाए थे, जो अर्ली ह्यूमंस ने अपने को एक्सप्रेस करने के लिए इजाद किए थे, उनके आधार पे ये बातें कही गई कि भाषा और आर्ट दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे, डीपली एक दूसरे का साथ मानव के अभिव्यक्ति को करने में करते थे। अगर बात करें तो केव पेंटिंग्स की, आर्ट्स की, जब शुरू में प्रारंभ में इनिशियल स्टेज में उन्होंने वोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया हो, कुछ भाषाएं निकाले होंगे, कुछ आवाज निकाले होंगे। आज कुछ जानवरों में इस तरह की इनिशियल डेवलपमेंट दिखाई देता है, चिंपैंजीज, गोरिल्ला, ये कुछ भाषा, कुछ आवाज करके एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बट दे हैव नो प्रॉपर डेवलपमेंट पर्टिकुलर दैट लैंग्वेज। उनकी में से कोई ज्यादा विकास नहीं हो सका।
एज लाइक ह्यूमन बींग्स, मानव की तरह। मानव ने उसका विकास धीरे धीरे अच्छे तरीके से कर लिया, स्वर विकसित हुए, वावेल्स, कॉन्सोनेंट, एंड वी हैव सीन द डेवलपमेंट फेज। दिस इज अ वेरी फास्ट डेवलपमेंट फेज फॉर द लैंग्वेज। लैंग्वेज के साथ साथ पेंटिंग्स, आर्ट को देखेंगे तो आर्ट के बारे में इतिहासकारों ने कहा कि केव पेंटिंग्स दैट इज द फाइन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस। केव पेंटिंग्स, अल्टामिरा केव। अल्टामिरा केव साइट वॉज फाउंड इन स्पेन। स्पेन में एक जगह थी जहां पे सबसे पहले अल्टामिरा की गुफाओं में कुछ चित्र दिखाई दिए। उन चित्रों में एक बड़े बैसन की आकृति बनी हुई थी, जंगली भैंसे की आकृति, कलरफुल थी, और यह आकृति ये दिखा रही थी कि किस तरीके से मानव ने अपनी बातों को एक्सप्रेस किया होगा, बनाया होगा। आपके बुक में, इन योर बुक इट इज गिवन इन द ब्रैकेट केव पेंटिंग्स ऑफ अल्टामिरा। यू हैव टू रीड एंड you might understand their expression view, their art, how can they use the colors, उतनी ऊंचाई पे कैसे उन्होंने रंगों का उपयोग किया होगा, उतनी ऊंचाई पे उन्होंने कैसे चित्र बनाए होंगे अंधेरी गुफा में। ये सब विषय आज भी रिसर्च के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कि उसके अलावा आपको और भी सारी पेंटिंग्स केव दिखाई देंगी, जिसमें फ्रांस स्थित लेस्कॉक्स, सोवे की गुफाओं में, और स्पेन जिसको मैंने जिक्र किया अल्टामिरा केव, जहां पे जानवरों की सैकड़ों चित्र प्राप्त हुए, जो 30,000 साल से 12,000 साल के बीच कहीं कहीं थे। 30,000 year ago to 12,000 year ago, this all paintings exist. इन चित्रों में मेनली घोड़े, हॉर्सेस, साकिन्स, आइबेक्स, डियर, मैमथ एंड राइनो, लॉयन, बियर और इस तरह के तेंदुए, लकड़बग्गे, छोटे छोटे जानवरों की भी, जिनको शिकार के रूप में इस्तेमाल करते थे, उनका इन्होंने बनाया है। इसकी गुफाओं में क्लियरली इसको दिखाया है। इन चित्रों पर जितने उत्तर नहीं दिए गए हैं, उनसे कई अधिक प्रश्न उठाए गए। लोगों के कौतूहल का विषय बना। एवरीवन हैविंग सीन दैट साइन एंड पिक्चर became so astonished. They arise a lot of questions. क्वेश्चन क्या थे? लोगों ने कहा ये गुफाओं में चित्र कुछ खास जानवरों के ही क्यों बनाए गए, दूसरे जानवरों के क्यों नहीं? पुरुषों जो मेल थे को अकेले अलग अलग समूहों में चित्रित किया गया है, जबकि स्त्रियों को अलग समूहों में, ऐसा क्यों? केवल पुरुषों को ही जानवरों के साथ चित्रित किया गया है, मेल को ही जानवरों के साथ दिखाया गया है, पिक्चराइज किया गया है, फीमेल को नहीं, ऐसा क्यों? जानवरों के समूहों को गुफाओं के उन भागों में क्यों चित्रित किया गया है जहां तक आवाज अच्छी तरह पहुंचती थी? काफी ये एक विचित्र बात थी। इट मीन्स कि इस पे बहुत सारे प्रश्न लोगों के दिमाग में आ रहे थे। कौतूहल का विषय था, लोगों की क्यूरियोसिटी की विषय थी कि जो चित्र बन रहे थे उसमें अलग अलग कैटेगराइजेशन क्यों था? वाई दे कैटेगराइज व्हेन दे एक्सप्रेस हिमसेल्फ ऑन द केव वॉल? वाई दे पिक्चराइज द सेपरेट कैटेगरी ऑफ द मेल एंड सेपरेट कैटेगरी ऑफ द फीमेल? वाई दे कैटेगराइज द हंटिंग ग्रुप्स? और जानवरों को ऐसी जगह तक बनाना, कुछ विशेष जानवरों को बनाना, पिक्चराइज करना, क्या रीजंस थे? इट मीन्स दिस क्वेश्चन गिव्स आवर आंसर।
अलग अलग ग्रुपों में बनाने का प्रयोजन रहा होगा आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग कि शिकार के लिए सिर्फ पुरुष ही जाते होंगे, महिलाएं अंदर रहती हो। मैंने आई हैव डिस्कस द प्रीवियस टॉपिक द स्कैवेंजर्स, जब हमने बात की थी कि किस तरीके से जब फूडिंग पे मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि महिलाएं घर में रहती होंगी, मांस को स्क्वेंज करते होंगे, हड्डियों से मांस निकालना और सुखाना और खाने के रूप में उसको प्रॉपर तरीके से फॉर्म टाइम में प्रिपेयर करना जिम्मेदारी विमेंस की थी। इसीलिए ये पिक्चर अलग अलग श्रेणियों में दिखाए गए। ये निश्चित रूप से एक डिवाइडेशन ऑफ द लेबर था जो हमें इनिशियल फॉर्म में दिखाई देता है। हमें इन चित्रों के आधार पर सुपर नेचुरल पावर में अर्ली ह्यूमन की बिलीफ को भी दिखाने का प्रयास, समझने के लिए अच्छे से हम इसको समझ सकते हैं। इन सारे प्रश्नों को अनेक स्पष्टीकरण दिए गए। उनमें यह है चूंकि जीवन में शिकार का महत्व है, इसलिए जानवरों की चित्रकारियां, धार्मिक क्रियाएं, रस्म और जादू टोने से जुड़ी तमाम बातों को भी इन चीजों से जोड़ा गया, सुपर नेचुरल शक्तियों से जोड़ा गया। शायद चित्रकारी इसीलिए की जाती थी कि ऐसी रस्म अदा करने से शिकार करने में सफलता मिले। इतिहासकारों ने फिर एक अलग व्यू दिया, स्पष्टीकरण का। शायद गुफाएं संगम स्थल थी जहां लोग जाके मिलते थे, वहां पे कलेक्ट होते, असेंबल होते थे और कई सारी बातों पे चर्चाएं करते थे। रिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए वहां पे जाते रहे होंगे। हो सकता है वहां ये समूह शिकार को कैसे किया जाए इसके लिए स्ट्रेटजी बनाते होंगे। शिकार के तरीकों, टेक्नोलॉजी पर एक दूसरे से इंटरेक्ट होते होंगे, चर्चा करते होंगे। ये चित्रकारियां तमाम सारे प्रश्नों को मानव के जहन में छोड़ देती है, मानव के इतिहास को, मानव के संप्रेषण कला को, कम्युनिकेशन सिस्टम के डेवलपमेंट की हिस्ट्री को समझने के लिए ये चित्रकारियां बहुत सारे पॉइंट्स आज भी हमारे सामने प्रस्तुत किए। हमें इन चीजों को जानना है। हमने एक चीज जब से कही थी कि जब मानव ने इनका इजाद किया होगा और फिर ये कई पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन आगे की तरफ बढ़ी होगी, तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट हुआ होगा। कुछ नए साइन, कुछ नए वर्ड उन लोगों ने बनाए होंगे और फिर इससे भाषा का विकास हुआ होगा। अर्ली ह्यूमन सोसाइटी के बारे में जो डिटेल्ड हमने अभी बात की, वो सारी चीजें आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के आधार पे हमने डिस्कस किया। वी हैव डिस्कस ऑल थिंग्स वे हैव आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। व्हाट वी फाइंड इन एक्सप्लोरेशन, what we find in excavation, we have of that we are discussing on all points in this video. But my dear student, अभी भी बहुत सारी चीजें जिस पे इतिहासकारों को जानना, समझना जरूरी है। इस अध्याय के प्रारंभ में, स्टार्टिंग में शिकार करने वाले और खाद्य सामग्री तलाशने में बटोरने वाले समाज की मौजूदगी आज भी है। यह क्यों है? क्या वो डेवलप क्यों नहीं हुए? क्या आज के शिकारी संग्राहकों के जीवन में पुराने समाज के बारे में कुछ जाना जा सकता है? इस तरह के प्रश्न आज भी एज इट इज उठते हैं। और ये एक विचित्र बात थी। इन सारी चीजों को हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, एथनोग्राफी की डिफिनीशन, और हमने आपको वहां एथनोग्राफी की डिफिनीशन में कहा था कि एथनोग्राफी क्या है। एथनोग्राफी की डिस्कशन में हमने कुछ चीजों पे बात की थी और कहा था हमने कि एथनोग्राफी इज द स्टडी ऑफ कंटेम्परेरी एथनिक ग्रुप्स। इट इंक्लूड
on examination of their modes of livelihood, technology, gender, roles, rituals, political institutions, and social customs. एथनोग्राफी में समकालीन निर्याती समूह का विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है। इसमें उनके खान पान, रहन सहन, आजीविका के साधन, प्रौद्योगिकी आदि की जांच की जाती है। स्त्री पुरुष की भूमिका, कर्मकांड, रीति रिवाज, राजनीतिक संस्थाओं और सामाजिक रूढ़ियों का अध्ययन किया जाता है। और जब एथेनोग्राफिस्ट इन चीजों के आधार पे, इन सारे टर्म्स के आधार पे अर्ली ह्यूमन की हिस्ट्री को जानने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है, तो उसे बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। Behalf of that, when he started to study of early human and early human society, he find out that the development of brain, that their various customs, model of communication, their fooding and lodging system, hunter and gatherer societies and their style, tool technology, development of human evolution and their common practices, all things we try to know about that. इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट आज अर्ली ह्यूमन सोसाइटी में जो चीजें प्राप्त हो रही हैं, जो चीजें दिख रही हैं, उनके आधार पे भी उनको जानने का प्रयास करता है। आज इंडिया में ओंग, जारवा, सम्पेन, मध्य अफ्रीका, मिडिल अफ्रीका में आपको मिलेंगे, कांगो और अमेजन बेसिन के जंगलों में बहुत सारी जातियां, मसाई, बंतू, ये जितनी भी जनजातियां हैं, रेड इंडियंस आल्सो, इनका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ। आज भी वो आदिम समाज में ही जीवित है। क्यों? क्या कारण था इसके पीछे? क्यों उनका विकास नहीं हुआ? ये आज एक प्रश्न बना हुआ है। क्या उनके रहन सहन, क्या उनके रीति रिवाज मानव के मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को, ह्यूमन एवोल्यूशन को समझने में कुछ रोल प्ले करते हैं कि नहीं? इन पे स्टडी करने, इन पे रिसर्च करने के लिए बहुत कुछ अभी बचा हुआ है, जिसके आधार पे हम मानव के इतिहास को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझ सकते हैं।